नमस्कार विद्यार्थियों। मैं जितेंद्र स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड के जो सिलेबस में अपने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन लगातार एक वीडियो सीरीज के द्वारा कर रहे हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज कक्षा 12 में एक अपना चैप्टर है रहीम जी का, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो इसके कुछ प्रश्नोत्तर का अध्ययन इस वीडियो में आज अपन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। आपको रहीम की कोई दो रचनाओं के नाम बताने हैं। कमेंट बॉक्स में रहीम की दो रचनाओं के नाम आप अवश्य बताएं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, रहीम ने स्वाति नक्षत्र की बूंद के द्वारा क्या सीख दी है। उत्तर देखिए इसका, रहीम ने स्वाति नक्षत्र की बूंद के द्वारा सीख दी है कि व्यक्ति जैसे लोगों की संगति करता है वैसे ही बन जाता है। कि स्वाति नक्षत्र पर जो बरसात की बूंद गिरती है वो केले के संपर्क में आने पर कपूर बन जाती है, सीपी के संपर्क में आने पर मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने पर वो विष यानी जहर बन जाती है। तो उसकी संगति जिस प्रकार से होती है वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर व्यक्ति भी जैसे लोगों की संगति में रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। ये यहाँ पर पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रहीम ने कैसे व्यक्ति को दीनबंधु के समान माना है। दीनबंधु का अर्थ होता है भगवान। रहीम का मानना है कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है वह दीनबंधु अर्थात भगवान के समान होता है। प्रश्न नंबर 3, बिगड़ी बात बने नहीं पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि एक बार व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाती है तो उसे फिर से बना पाना संभव नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति की इज्जत एक बार चली जाती है तो वापस वह इज्जत या वो सम्मान उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, संकलित दोहों के आधार पर बताइए कि रहीम का इन दोहों की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है। यानी जो संकलित दोहे आपके पाठ में हैं उनके द्वारा रहीम ने क्या सीख या क्या उद्देश्य बताया है। देखिए उत्तर, कवि रहीम के विविध विषयों पर आधारित इन दोहों द्वारा हमें उत्तम जीवन मूल्यों तथा लोक व्यवहार में उपयोगी नीतियों का ज्ञान कराना चाहते हैं। यानी हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में जो जीवन मूल्य हैं और लोक व्यवहार में जो नीतियां होती हैं उनका ज्ञान हमें रहीम इस संकलित दोहों के आधार पर करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान से देखना। पहला ही दोहा आपका था कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इसका उत्तर देखो, जब व्यक्ति की मित्रता या जान पहचान बड़े लोगों से हो जाती है तो वह छोटे स्तर के मित्रों की उपेक्षा करने लग जाता है। कवि रहीम ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं मानते हैं, क्योंकि छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु से हो सकने वाला काम बड़ा व्यक्ति या बड़ी वस्तु है वो नहीं कर सकती है। अर्थात कि हर जगह हर वस्तु का और हर व्यक्ति का महत्व बताया गया है इस पंक्ति के द्वारा। तो ये आपके 5 छोटे प्रश्न थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो उत्तर देखिए, चंदन लगाने से शीतलता का अनुभव होता है। चंदन की इसी विशेषता के आधार पर लोग मानते आ रहे हैं कि चंदन के वृक्षों पर विषैले सर्प अपने विष के ताप से बचने के लिए चंदन की डालियों पर लिपटे रहते हैं। कवि रहीम ने इस तथ्य का उपयोग उत्तम स्वभाव वाले पुरुषों की विशेषता बताने के लिए किया है कि जब व्यक्ति यदि उत्तम प्रकृति का है तो उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन उत्तम प्रकृति का है
उस पर जहरीले या विषैले सर्प हैं लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका जहर है उस चंदन पर नहीं चढ़ता है। तो उसी प्रकार उत्तम स्वभाव के पुरुषों पर भी कोई फर्क है कुसंगति का नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रहीम ने सज्जनों के प्रति कैसा व्यवहार रखने का परामर्श दिया है, लिखिए। यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति रहीम के दोहे के अनुसार क्या कैसा व्यवहार रखना चाहिए। उत्तर देखिए इसका, रहीम कहते हैं कि सज्जन लोगों की मित्रता बड़ी मूल्यवान होती है, अतः यदि वे 100 बार भी रूठें तो भी उन्हें अवश्य मनाना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनसे मित्रता या संबंध नहीं टूटने देना चाहिए। वे अत्यंत मूल्यवान मोतियों के हार के समान होते हैं। जैसे जैसे लोग बार बार टूटने पर भी मोतियों के हार को पिरोते हैं, उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोगों की मित्रता को भी बचाना चाहिए। यानी सज्जनों के प्रति क्या कहा है रहीम जी ने यहाँ पर, कि यदि वो 100 बार भी हमारे से रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, तो उनको मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाता है, उसके जो मोती होते हैं बिखर जाते हैं, वो 100 बार भी बिखर जाए तो भी लोग क्या करते हैं, उसके मोतियों को वापिस पिरो देते हैं। उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोगों को भी हमें बचाना चाहिए, उनसे मित्रता है वो जारी रखनी चाहिए। ये प्रश्न नंबर आपका 7 था विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बड़े प्रश्न आ रहे हैं अब आपके सामने, ध्यान से देखना। चाहें तो आप इनको अपने कॉपी या नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं। देखो 8 नंबर, रहीम के अनुसार सज्जन लोग संपत्ति का संचय किस लिए किया करते हैं। इसके पक्ष में कवि रहीम ने कौन से उदाहरण दिए हैं, लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो देखो इसका उत्तर, रहीम के अनुसार सज्जन लोग अपने सुख के लिए संपत्ति का संचय नहीं किया करते हैं। यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सुख के लिए अपनी संपत्ति है उसका जो संचय करना, एकत्रित करना नहीं करते हैं। वे केवल परोपकार के लिए ही धन अर्जित करते हैं, मतलब दूसरे के भले के लिए ही धन को वो संग्रहित करते हैं। कवि ने इसके पक्ष में वृक्षों और सरोवर यानी तालाब का उदाहरण दिया है। वृक्षों पर लगने वाले फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं, अन्य प्राणी ही उनका आनंद लिया करते हैं। यानी वृक्ष पर फल लगते हैं और तालाब सरोवर में पानी होता है, लेकिन उसका सेवन वो खुद नहीं करते। तालाब पानी खुद नहीं पीता और वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, अन्य प्राणी ही उनका आनंद लिया करते हैं। इसी प्रकार सरोवर भी अपने जल को स्वयं नहीं पीते, उनके जल से पशु पक्षी और मनुष्य ही अपनी प्यास बुझाया करते हैं। ये इसके पक्ष में रहीम ने संपत्ति का संचय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है अपने दोहे में पेश किया था। काफ़ी सरल भाषा में प्रश्न उत्तर आपको समझाए जा रहे हैं, तो सरल भाषा को आप अपने नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाही निकारो गेह ते कस न भेद कई देई। रहीम ने यह पंक्ति किस संदर्भ में और क्या सीख देने के लिए कही है। रहीम ने यह पंक्ति दुखी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए कही है। दुख आ पड़ने पर लोगों की आंखों से आंसू बरबस ही आ जाते हैं। जब व्यक्ति दुखी होता है किसी कारण से तो उसकी आंखों से आंसू बरबस यानी अपने आप ही निकल जाते हैं। ये आंसू व्यक्ति के मन के दुख को सब पर प्रकट कर देते हैं। आंसू आ जाते हैं, आंसू बाहर निकलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति दुखी है, सब पर अपने आप प्रकट हो जाता है उनका दुख। यह स्वाभाविक बात है, जिसे आप घर से निकाल दोगे वह बाहर वालों से घर का कौन सा भेद नहीं कहेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति आपके साथ कई वर्षों से रह रहा है या काम कर रहा है और यदि आप उसको अपने घर से बाहर निकालोगे तो क्या वो आपके घर के जो भेद हैं या आपके घर की जो कमियां हैं क्या दूसरों को नहीं कहेगा। इससे घर परिवार की बदनामी भी हो सकती है। अतः रहीम सीख देना चाहते हैं कि दुख, रेड कलर में लिखा हुआ है कि दुख धैर्यपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। आंसू बहाकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। यानी दुख होता है
उसको सहन कर लेना चाहिए, आंसू प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंसू प्रकट करोगे तो आपका भेद है लोगों के सामने आ जाएगा और आपका स्वाभिमान है वो खत्म हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी 9 नंबर का। आगे देखिए अब 10 नंबर निबंधात्मक प्रश्न है, एक तरह से काफी महत्वपूर्ण एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। संकलित दोहों के आधार पर कवि रहीम की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाले। यानी रहीम का जो काव्य है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। काव्य में देखिए कवि रहीम के दोहे अपने विशिष्ट गुणों के कारण सदा ही लोकप्रिय रहे। संकलित दोहों में अधिकांश नीतिपरक कथनों पर केंद्रित हैं। इनके आधार पर काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो काव्यगत में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है आपको, उसकी भाषा शामिल कर सकते हैं, कथन शैली कैसी है वो शामिल कर सकते हैं, अलंकार कौन से काम में लिए हैं, इस प्रकार की चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो भाषा के संबंध में देखो कवि रहीम ने अपने दोहों की रचना सरस, साहित्यिक और प्रौढ़ ब्रज भाषा में की है। तो दोहों की भाषा कैसी होगी, ब्रज भाषा है। भाषा में तत्सम, तद्भव तथा आंचलिक शब्दों का सहज मेल है। आंचलिक मतलब जो क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी रहीम के दोहों में हुआ है। 2 नंबर पे है कथन शैली। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शैलियों को माध्यम बनाया है। विषय को गहराई से प्रकट करने के लिए प्रसिद्ध उदाहरणों का प्रयोग किया है। अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है और विषय को गहराई से समझाने के लिए प्रसिद्ध उदाहरणों का प्रयोग है वो कवि ने किया है। नंबर 3 पर आता है आपका अलंकार। कवि ने अनेक अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक तथा दृष्टांत अलंकार उनके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अंतिम बिंदु आपका छंद। दोहा कवि रहीम का प्रसिद्ध छंद है। यानी दो रहीम की नीति के दोहे हैं, दोहे विद्यार्थियों एक छंद का नाम है। इस छोटे छंद में कवि ने अपने गूढ़ विचारों, अनुभवों और शिक्षाओं को भरने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। तो अंतिम प्रश्न जो 10 नंबर का था, 10वां प्रश्न, ये निबंधात्मक प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न है, ऐसा अवश्य ही पूछा जाता है। विद्यार्थियों यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।